हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई एम प्रेमकांत चौधरी। आज हम सब क्लास में इकट्ठे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आज हम लोग समाजशास्त्र विषय के सिलेबस पर महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, समाजशास्त्र विषय के सिलेबस पर चर्चा करने से पहले हम लोग कुछ बुनियादी बातों को जान लें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि हम लोग कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं, बीए प्रथम वर्ष के, बैचलर ऑफ आर्ट। तो कानपुर विश्वविद्यालय में जो ये समाजशास्त्र विषय है, इसको बीए की कक्षाओं में, जो कि ये कोर्स 3 वर्ष का होता है, इसलिए त्रिवर्षीय कोर्स में ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। इसको पढ़ाने के लिए अनेक प्रश्न पत्रों में डिवाइड किया गया है। तो बीए प्रथम वर्ष में समाजशास्त्र विषय के 2 प्रश्न पत्र हैं। इसी तरह बीए द्वितीय वर्ष में भी समाजशास्त्र विषय के 2 प्रश्न पत्र हैं, किंतु बीए तृतीय वर्ष में समाजशास्त्र विषय के 3 प्रश्न पत्र हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके 2 सब्जेक्ट बढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट कम हो जाता है। प्रथम वर्ष में 3 सब्जेक्ट, द्वितीय वर्ष में 3 सब्जेक्ट और जो है लास्ट ईयर में या तृतीय वर्ष में 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय के सिलेबस की ओर। बच्चों, आपके समय को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले से ही समाजशास्त्र विषय के पाठ्यक्रम को बोर्ड पर अंकित कर लिया है, जिससे आप लोगों को कम समय में सुविधाजनक तरीके से समझाया जा सके। तो जो ये सोशलॉजी विषय का प्रथम ईयर में जो पहला प्रश्न पत्र है, इसको नाम दिया जाता है इंट्रोडक्शन टू सोशलॉजी, अर्थात समाजशास्त्र का परिचय। समाजशास्त्र का परिचय, इस नाम से प्रथम प्रश्न पत्र को जाना जाता है। अध्ययन की सुविधा को देखते हुए इसको 5 यूनिटों में डिवाइड किया जाता है, जिससे आप सभी विषय को भली प्रकार से समझ सकें। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों को समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में अध्ययन करना होता है। द नेचर ऑफ सोशलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति। इस तो जो है यूनिट में जो पहला टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ सोशलॉजी, अर्थात समाजशास्त्र का अर्थ। दूसरा टॉपिक ओरिजिन, मतलब समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ठीक। अगला टॉपिक समाजशास्त्र की परिभाषाएं। फिर अगला समाजशास्त्र का स्कोप या समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। समाजशास्त्र की विषय वस्तु, इसमें हम मुख्य रूप से कौन कौन सी ऐसी इकाइयां हैं, कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं, वो इस सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके बाद समाजशास्त्र की प्रकृति, इसमें हम अध्ययन करते हैं कि वास्तव में समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है या अवैज्ञानिक विषय है। तो हम लोग ये जानते हैं कि विज्ञान होने के लिए बहुत सारी बाध्यताएं हैं। किसी विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखने के लिए कई प्रकार के नियम सुनिश्चित किए जाते हैं, और जब कोई विज्ञान उन नियमों की कसौटी पर खरा उतर जाता है तो उसको वैज्ञानिक विषय की श्रेणी में रखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि क्या समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है या नहीं। इसके पश्चात जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि समाजशास्त्र का
अपने ही ग्रुप के अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, किस प्रकार से वो अपने अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ तालमेल बिठाता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो वह अन्य सामाजिक विज्ञानों को सहयोग के रूप में देता है और कौन सी चीजें हैं या कौन सी ऐसी मूलभूत विधियां हैं जिनको वह अन्य सामाजिक विज्ञानों से ग्रहण करता है। फिर अगला टॉपिक आता है समाजशास्त्री अध्ययन में मानवीय उन्मुखता या दृष्टिकोण। अर्थात इस टॉपिक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि समाजशास्त्र के अध्ययन में वास्तव में समाज को क्या मिल सकता है, क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से समाजशास्त्र समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाती है। बच्चों ये थोड़ा सा समझने में आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, इसलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। हम सभी लोग घूमने जाते हैं, ग्रुप में घूमने जाते हैं, और जब ग्रुप में घूमने जाते हैं तो हम लोग दूसरे ग्रुप के व्यक्तियों से परिचय करते हैं या दूसरे व्यक्ति के लोगों से परिचय करते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा उनका होता है, लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन होता है यह कभी कभी बहुत छोटा होता है, संकीर्ण होता है, संक्षिप्त होता है, लेकिन यही इंट्रोडक्शन, यही परिचय अगर किसी लक्ष्य को ध्यान में रख कर किया जाए, किसी उद्देश्य को निश्चित करके किया जाए, तो यह इंट्रोडक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही फायदेमंद भी हो सकता है आपके लिए। और इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से, इस परिचय के माध्यम से, इस मुलाकात के माध्यम से आप दूसरे व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने ग्रुप के साथ घूमने गए, कोई आपको दूसरा ग्रुप मिला, तो आप उस ग्रुप के किसी एक व्यक्ति से जो है नमस्कार करते हैं, मतलब हेलो करते हैं, अपना उसको परिचय देते हैं। तो ये हुआ विषय को जानने का तरीका, कि विषय को हम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अब जैसे ही हमने अपना परिचय दे दिया, उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट होती है उससे परिचय प्राप्त करने का। जब उससे परिचय प्राप्त करने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तब विशेष रूप से हम लक्ष्य को ध्यान में रख करके परिचय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसके व्यक्तित्व की संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाए। तो मान लीजिए किसी भी व्यक्ति से हमने उसका नाम पूछा, उसने अपना कोई भी नाम बताया, जैसे मान लीजिए उसने बताया कि मेरा नाम सुभाष है। तो आपके साथ के जो व्यक्ति हैं, जैसे उसने अपना नाम सुभाष बताया, तो ये पर्टिकुलर नाम जो है एक सब्जेक्ट को इंगित कर रहा होगा, ठीक, एक सब्जेक्ट वो हो जाएगा। अब इस नाम का जो अर्थ है वो आप अपने तरीके से समझेंगे, आपके साथी वो अपने तरीके से समझेंगे। जैसे सुभाष का मतलब आप समझेंगे अच्छा बोलने वाला, आपके साथी समझेंगे मृदुभाषी, ठीक। तो अलग अलग तरीके से लोग उसका अर्थ निकालेंगे। तो ये अलग अलग तरीके से उस नाम का अर्थ निकालना, ये हो गई उसकी परिभाषा। तो ये परिभाषा क्लियर हो गई। अब हम लोग उसका कार्य पूछते हैं कि भाई साहब आप कौन सा क्या कार्य करते हैं, आप क्या करते हैं। तो वो व्यक्ति बताता है कि मैं भाई इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, ठीक। वो अपना एक प्रमुख कार्य बताता है जिस पेशे से वो जुड़ा होता है। तो जो उसका एक प्रमुख कार्य है, ठीक, वह उसकी विषय वस्तु है, ठीक। अब वो एक कार्य को करते हुए, क्योंकि उस कार्य में निपुण है, लेकिन फिर भी उसके अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, वो दूसरे कार्यों को भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकता है, दूसरे कार्यों को भी निष्पादित
कर सकता है। तो जो दूसरे कार्य हैं जिनमें वो जो है कार्य कर सकता है, वो कार्य उसके विषय क्षेत्र हो जाएंगे। जैसे वो वकील है तो वो हो सकता है कुशल ड्राइवर भी हो, एक नाटककार भी हो, ठीक, एक जो है इंजीनियर भी हो सकता है, जानकारी उसको घर बनाने के कार्यों की भी हो सकती है, राजमिस्त्री भी हो सकता है वो, ठीक। तो ये उसका विषय क्षेत्र हो गया। अब उसकी प्रकृति, मतलब उस व्यक्ति के नेचर के बारे में हम लोग देखेंगे कि भाई ये व्यक्ति बड़ा साधारण है, ये बड़ा चिड़चिड़ा है, ये व्यक्ति सीधे से बात नहीं करता है, ठीक, मतलब ये सभ्य है या असभ्य है। तो ये सभ्यता और असभ्यता का जो मानक है ये उसकी प्रकृति को इंगित करेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके ग्रुप के अन्य लोगों के साथ उसके संबंध कैसे हैं। वो ग्रुप में अपने आप को नेता समझता है या ग्रुप के लोगों के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा के रहता है। तो ग्रुप के लोगों से उसके संबंध कैसे हैं, तो ये जो संबंध हैं ग्रुप के लोगों से, ये इंगित करते हैं सामाजिक विज्ञानों के संबंध की ओर। अब इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि वास्तव में उसका सोचने का अपने ग्रुप के प्रति दृष्टिकोण क्या है, वो कैसा सोचता है अपने ग्रुप के प्रति। वो अच्छा सोचता है, वो बुरा सोचता है, सकारात्मक सोचता है, नकारात्मक सोचता है। तो जो उसके जो है ग्रुप के प्रति जो उसकी सोच है, वह सोच जो है मानवीय उन्मुखता या उसके दृष्टिकोण को प्रतिपादित करती है। तो इस प्रकार से हम एक व्यक्ति के माध्यम से समाजशास्त्र विषय के इंट्रोडक्शन को समझने का प्रयास व्यवहारिक रूप से करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट, अब इसमें हम लोग समाजशास्त्र विषय के बेसिक कॉन्सेप्ट या मूल अवधारणाओं के बारे में चर्चा करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब समाज की जो मूल अवधारणाएं हैं या समाज के लिए कौन कौन से ऐसे विचार हैं जिनका निर्माण हम करते हैं, और उन निर्माणों मतलब वो समस्यात्मक विचार होते हैं और उन समस्यात्मक विचारों का हम निर्माण करते हैं और एक तार्किक प्रक्रिया के द्वारा हम उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो ये जो है मूल अवधारणाएं कहलाती हैं। तो समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं में हम लोग सोसाइटी का अध्ययन करेंगे कि समाज किसे कहते हैं, समाज के लिए कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होना अनिवार्य है, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो अगर किसी ग्रुप में नहीं दिखाई देते हैं तो हम उसे समाज नहीं कहेंगे। तो सोसाइटी में हम लोग अध्ययन करेंगे कि समाज क्या है, समाज की विशेषताएं क्या हैं, किसे हम समाज कह सकते हैं और किसे हम समाज नहीं कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग कम्युनिटी या समुदाय की चर्चा करते हैं कि समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय की परिभाषाएं क्या हैं, ठीक, समुदाय का क्षेत्र क्या होता है, ठीक, और समुदाय किस प्रकार से समाज का एक अभिन्न अंग है। इसके बाद हम लोग संस्था की बात करते हैं कि संस्था क्या है, संस्था के लिए कौन कौन सी अनिवार्य जो है इकाइयां हैं जिसके अभाव में संस्था का निर्माण नहीं हो सकता है, संस्था की ज़रूरत क्यों पड़ती है, संस्था का कार्य क्षेत्र क्या है, संस्था की सदस्यता क्या है, संस्था की विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग संस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब अगली जो विषय वस्तु है वो है एसोसिएशन मतलब समिति, ठीक। तो इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं कि समिति का निर्माण किस प्रकार से होता है, समिति की परिभाषाएं क्या होती हैं, समिति क्यों महत्वपूर्ण होती है, समिति के द्वारा हम लोग किस प्रकार से ऐच्छिक लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं, ठीक। समाज किस प्रकार से समिति के माध्यम से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, समाज में समिति का क्या योगदान है। इसके आगे हम लोग सोशल ग्रुप्स की चर्चा करते हैं कि कौन से
ऐसे समूह हैं जिनको सामाजिक समूह की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक, तो सामाजिक समूह किन्हें हम कहेंगे, सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या होती हैं, सामाजिक समूह की परिभाषाएं क्या हैं, सामाजिक समूह के प्रकार क्या हैं। ठीक, इन सभी बातों का हम लोग सामाजिक समूहों में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम लोग सामाजिक संरचना का अध्ययन करेंगे कि वास्तव में समाज एक पूर्ण इकाई तो है, एक सावयव तो है, लेकिन फिर भी वो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो जो समाज की अन्य छोटी छोटी इकाइयां जिनका समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, उन इकाइयों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल, इसमें किसी भी व्यक्ति की स्थिति मतलब पद या कार्य मतलब रोल, भूमिका, तो इसमें व्यक्ति के पद और पदों से संबंधित दायित्वों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसमें अध्ययन करते हैं कि परिस्थिति कितने प्रकार की होती है, भूमिका कितने प्रकार की होती है, परिस्थिति और भूमिका को किस प्रकार से जो है परिभाषित किया जा सकता है, परिस्थिति एवं भूमिका की विशेषताएं क्या होती हैं, परिस्थिति और भूमिका को कितने प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे परिस्थिति एवं भूमिका के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी, मानव एवं पशु समाज। अब मानव और पशु समाज, इसमें एक सभ्य समाज और एक असभ्य समाज के मध्य में कौन कौन से अंतर होते हैं। मानव समाज वास्तव में मानव समाज कैसे बना, एक सुसंगठित समाज कैसे बना, कौन कौन सी ऐसी प्रविधियां थी, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी मानव के अंदर जिसके कारण वो एक सभ्य समाज का निर्माण कर सका। तो इस चैप्टर में हम लोग मानव और पशु समाज से जुड़ी हुई अनेक बातों का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग थर्ड यूनिट पे आते हैं कि थर्ड यूनिट में हम लोगों को किन बातों का अध्ययन करना है। तो थर्ड यूनिट में इंस्टीट्यूशंस अर्थात संस्थाएं, हमें समाज की संस्थाओं का अध्ययन करना होता है इस यूनिट में। तो समाज की जो प्रमुख संस्थाएं मतलब नियम कानून का निर्माण करने वाली इकाइयां। तो जो भी समाज के नियम कानून हैं उनको जो भी इकाइयां बनाती हैं या जिनके द्वारा उनका सृजन होता है, उन इकाइयों का हम लोग इस यूनिट में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इकाई है फैमिली, परिवार। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि परिवार किसे कहते हैं, परिवार की परिभाषाएं क्या हैं, परिवार के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं दो प्रकार, सरल वो जो है संयुक्त परिवार और एकल परिवार। ठीक, तो परिवार की विशेषताएं क्या हैं, परिवार का आधुनिक स्वरूप क्या है, परिवार का प्राचीन स्वरूप क्या था। तो इस प्रकार से हम लोग फैमिली के बारे में इस यूनिट में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके बाद नातेदारी। ठीक, हम सभी लोग नातेदारी से अच्छे तरीके से परिचित हैं। सभी लोग एक दूसरे को नातेदार कहकर संबोधित भी करते हैं, लेकिन वास्तव में नातेदारी और रिश्तेदारी में काफ़ी अंतर होता है। तो यहाँ पर हम लोग नातेदारी के विषय में चर्चा करेंगे कि वास्तव में नातेदारी किसे कहा जाता है। ठीक, नातेदारी के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, नातेदारी जो है ये मर्डॉक महोदय ने कई टाइप्स बताए हैं। इन्होंने नातेदारी को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया है, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। इसमें इन्होंने नातेदारी की संख्या के बारे में भी चर्चा की है कि नातेदारी कितने प्रकार की होती है। तो इन्होंने जो प्राथमिक नातेदारी बताई है ये मुख्य रूप से 8 प्रकार की होती है, जिसमें से 7 नातेदार आपके रक्त संबंधी होते हैं और 1 नातेदार वो आपका विवाह संबंधी होता है। इसी तरीके से द्वितीयक नातेदारी की बात करते हैं तो ये 33 प्रकार की नातेदारी की चर्चा करते हैं कि द्वितीयक नातेदारी 33 प्रकार की होती है। फिर ये चर्चा करते हैं तृतीयक नातेदारी की, जो इन्होंने 151 प्रकार की बताई है। मतलब तृतीयक नातेदारी
151 प्रकार की है। और यह सब नातेदारियां हमारे भारतवर्ष में बहुत अच्छे तरीके से प्रचलन में है, बहुत अच्छे तरीके से लोग इनको समझते हैं, जानते हैं। इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं धर्म का। धर्म क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, किसे हम धर्म कहेंगे, ठीक। धर्म के प्रकार क्या हैं, धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, धर्म के सिद्धांत क्या हैं, और आधुनिक समय में धर्म की क्या उपयोगिता है, और आधुनिक समय में धर्म के द्वारा कौन कौन से नुकसान होते हैं, इन सभी का अध्ययन हम इस पाठ्य वस्तु के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद एजुकेशन की हम लोग चर्चा करेंगे कि एजुकेशन किसे कहते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं, एजुकेशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एजुकेशन क्यों महत्वपूर्ण है, और इसका समाज को आगे बढ़ाने में क्या योगदान है। इसके बाद हम लोग एक अन्य प्रमुख इकाई राज्य की चर्चा करते हैं, क्योंकि समाज के विकास में राज्य का एक बहुत अहम रोल होता है। राज्य नियम कानूनों का निर्माण करने के साथ साथ उनका कुशल संचालन भी करता है, उन नियमों की देखरेख भी करता है, उन नियमों के उल्लंघन करने पर व्यक्तियों को दंडित भी करता है। तो इस इकाई में हम राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि राज्य समाज के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अगली यूनिट जो है चतुर्थ यूनिट में हम लोग अध्ययन करते हैं व्यक्ति एवं समाज का, द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्ति और समाज। तो इसमें व्यक्ति और समाज से जुड़ी हुई जो वैचारिक इकाइयां हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे संस्कृति, कल्चर। तो इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति की परिभाषाएं क्या हैं, संस्कृति के कौन कौन से प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने संस्कृति को किन किन जो है टाइप्स में बांटा है। जैसे इसमें आगबर्न का एक प्रमुख सिद्धांत बहुत ही प्रचलित है, संस्कृति विलंबना का सिद्धांत। आगबर्न महोदय संस्कृति को दो भागों में बांटते हैं, एक भौतिक संस्कृति और दूसरी अभौतिक संस्कृति। ये बताते हैं कि भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं और अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं, और कभी कभी इन दोनों संस्कृतियों में बहुत आगे पीछे जो है कि स्थिति हो जाती है। जब तक ये संस्कृतियां बराबर चलती रहती हैं तब तक समाज व्यवस्थित चलता रहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से समाज सुसंगठित रहता है। लेकिन इन संस्कृतियों में जब थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो जाता है, जब ये संस्कृतियां थोड़ा आगे पीछे हो जाती हैं, तो यह आगे पीछे होने का क्रम समाज में एक बहुत बड़े परिवर्तन का जिम्मेदार कारक बन जाता है। इसके पश्चात हम लोग सामाजिकरण का अध्ययन करते हैं कि सामाजिकरण में मुख्य रूप से कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति सही अर्थों में मानव बनता है। क्योंकि जन्म से तो सभी पशुवत होते हैं, जैसे पशु का बच्चा वैसे ही मानव का बच्चा, लेकिन समाज द्वारा स्थापित की हुई कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं, कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जिनके द्वारा एक बालक वो पूर्ण रूप से मानव बन जाता है, एक सभ्य पुरुष बन जाता है, एक अच्छा नागरिक बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पर अच्छे नागरिक या अच्छा मानव बनने की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे सामाजिकरण के अंतर्गत। इसके पश्चात जो अगला टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्ति एवं समाज में संबंध, कि व्यक्ति और समाज क्या क्या संबंध है। तो इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे व्यक्ति और समाज चूँकि एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए व्यक्ति और समाज में पारस्परिक अंतःनिर्भरता की प्रक्रिया पाई जाती है। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि व्यक्ति समाज से क्या ग्रहण करता है और बदले में उसे क्या प्रदान करता है, संबंध किस प्रकार से समाज की रूपरेखा को
सुनिश्चित करते हैं। अब आगे हम लोग 5th यूनिट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग समाजशास्त्र के 5वीं यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अब इस यूनिट में हमें समाजशास्त्र विषय के उपयोग के विषय में चर्चा करनी है। इसमें हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र विषय को हम कहाँ कहाँ किन किन परिप्रेक्ष्य में यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो टॉपिक है पहला वो है इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड सोशलॉजी, अर्थात व्यवहारिक समाजशास्त्र का परिचय। जो हम लोग समाजशास्त्र के बारे में सीखे हैं, जो कुछ भी अभी तक जाने हैं, उसका समाज में किस प्रकार से उपयोग हो सकता है, वो सैद्धांतिक चीज़ें हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, उनका हम कैसे लाभ ले सकते हैं। एक समाजशास्त्री होने के नाते हम समाज के विषय में नए नियमों का निर्माण भी कर सकते हैं और पुराने जो नियम हैं उनमें संशोधन भी कर सकते हैं। जो अगला टॉपिक है इस यूनिट का वो है सोशलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम्स, अर्थात समाजशास्त्र एवं सामाजिक समस्याएं। क्योंकि हम लोग समाज के सदस्य हैं और समाज के सदस्य होने के नाते हम लोग समाज की समस्याओं में भी बराबर के हिस्सेदार हैं। हम लोग सामाजिक समस्याओं से भी जूझते रहते हैं, लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी भी हैं जिनका हम लोग जो है मिलजुल कर निराकरण भी कर सकते हैं। तो हम लोग कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं जो आज के समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई हैं कि उनका निराकरण किया जाए, तो वो समस्याएं हैं प्रदूषण। आज संपूर्ण विश्व प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। तो ये समस्या किस प्रकार से उत्पन्न हुई, कौन कौन से कारक प्रदूषण की समस्या के लिए जिम्मेदार हैं और यह समस्या विश्व को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। तो हम सब लोग इसके अंतर्गत ये सब समझने का प्रयास करेंगे तथा इसके निराकरण के अनेक जो संसाधन हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे, इस समस्या के निदान का प्रयास करेंगे मिलजुल कर। अगला है वैश्विक तापन। प्रदूषण की समस्या के कारण या अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण लगातार पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। जो पृथ्वी का एक टेम्परेचर है जो जीव जंतुओं के लिए बहुत ही आवश्यक है, उस टेम्परेचर में लगातार वृद्धि हो रही है। यह बढ़ता हुआ तापमान जीव जंतुओं के लिए बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। तो हम लोग वैश्विक तापन में कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उन सभी इकाइयों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। अगला है पादप ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि ये नवीन मामला है और बहुत ही चर्चा का विषय है। प्रदूषण के कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही प्रभावशाली हो गया है और इसके कारण हमारी पृथ्वी के जीवधारियों पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इस जो है पाठ्य में हम इस पर चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑन एनवायरनमेंट, मतलब औद्योगिकरण एवं नगरीकरण पर पर्यावरण का प्रभाव। ठीक, तो चूंकि आज का जो समाज है वो प्रगति के कारण नित नए आयाम प्राप्त करता जा रहा है। पहले गांव हुआ करते थे, छोटे छोटे कस्बे हुआ करते थे, लेकिन आज सुविधाओं की भूख के कारण, एक अच्छा जीवन जीने की लालसा के कारण नई सुविधाओं का विकास हो रहा है, नए उपक्रमों का विकास हो रहा है, जिसके कारण औद्योगिकरण और नगरीकरण की दो प्रक्रियाओं ने जन्म लिया है। तो हम लोग और इसमें उद्योग धंधों के विषय में किस प्रकार से औद्योगिकरण हो रहा है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं औद्योगिकरण के लिए जिम्मेदार हैं, उनसे क्या लाभ हो रहा है, उनसे क्या हानियां हैं, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में औद्योगिकरण कितना महत्वपूर्ण है और ये समाज को परिवर्तित करने के लिए किस हद तक जिम्मेदार है, इन सब चीज़ों का हम लोग औद्योगिकरण और नगरीकरण में
अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि इस औद्योगिकरण और नगरीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण या इन घटनाओं के बढ़ने के कारण, इन व्यवस्थाओं के बढ़ने के कारण हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारा पर्यावरण किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। ठीक, तो बच्चों यह था बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र विषय का सिलेबस। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सभी लोग समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसको नाम दिया गया है सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंजेस, अर्थात भारत में समाज संरचना एवं परिवर्तन। इस सेकंड प्रश्न पत्र को 4 यूनिटों में डिवाइड किया गया है, जिससे अध्ययन में सरलता एवं सुगमता बनी रहे। फर्स्ट यूनिट में जो है हम लोग कई टॉपिक हैं जिनका अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक्स हैं उनको सम्मिलित रूप से द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, अर्थात भारतीय समाज की संरचना से संबंधित जो अनेक बिंदु हैं उन पर अध्ययन किया जाएगा। तो कौन कौन से बिंदु हैं? पहला है विलेज, गांव। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि गांव किसे कहते हैं, गांव की क्या परिभाषा हो सकती है, गांव की विशेषताएं कौन सी होंगी, गांव कितने प्रकार के होते हैं और गांव का देश में क्या योगदान है, गांव का समाज में क्या योगदान है। ठीक। दूसरा है टाउन, मतलब कस्बा। कस्बा किस प्रकार से जो है परिभाषित किया जाएगा, कस्बे की कौन सी विशेषताएं होंगी, कस्बे के लोग किस प्रकार के होंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम लोग कस्बे के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आता है नगर। नगर को हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग जान लेते हैं कि नगर को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, नगर और महानगर। तो नगर और महानगर से संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उन सभी का हम इसमें अध्ययन करेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि नगरों और महानगरों का भारतीय समाज में क्या योगदान है और ये किस प्रकार से समाज की संरचना को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण होते हैं। इसके पश्चात अगला जो टॉपिक है वो है रूरल एंड अर्बन लिंकेज, अर्थात ग्रामीण और नगरीय गठजोड़। किसी भी देश की व्यवस्था को, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो है निम्नता और उच्चता के बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए। अगर निम्नता और उच्चता के बीच में संबंध नहीं होंगे तो समाज बिखर जाएगा। तो चूंकि ये दोनों इकाइयां समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, गांव भी महत्वपूर्ण है और नगर भी महत्वपूर्ण है, इसलिए गांव और नगरों के बीच में कौन कौन सी इकाइयां हैं जो दोनों को जोड़े रखती हैं। बहुत सी आर्थिक गतिविधियां हैं, बहुत सी राजनैतिक गतिविधियां हैं जो एक दूसरे को जोड़े रखती हैं, उन सभी का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं जनजातियों का, ट्राइब्स का। हमारे भारत देश में ये कहा जाता है कि भारत देश जातियों और जनजातियों का अजायब घर है। तो बहुत सी जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो हम लोग जनजातियों में किन्हें शामिल करते हैं, आदिवासी किन्हें कहते हैं, इनको सबसे पहले आदिवासी का नाम किसने दिया है, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इन्हें जनजातियों के नाम से क्यों जाना जाता है और इनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किस प्रकार से किया जाएगा, इन सब चीज़ों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। अगला है वीकर सेक्शन या कमजोर वर्ग। हम अपने देश भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारतवर्ष की लगभग 52% से अधिक आबादी वो वीकर सेक्शन में आती है, कमजोर वर्ग में आती है, क्योंकि इनके पास पर्याप्त रहने के संसाधन नहीं है, खाने पीने की पर्याप्त वस्तुएं नहीं है। कहने के लिए अगर कहा जाए तो ये लोग एक सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं। एक अच्छा जीवन जीने के लिए इन्हें बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को वीकर सेक्शन में रखा जाता है। इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिसके कारण व्यक्तियों को वीकर सेक्शन में रखा जाएगा। अगला आता है दलित वर्ग। अच्छे तरीके से आप लोग परिचित होंगे कि समाज के शोषित दबे कुचले वर्ग के लोग जिनको एकदम
अलग धारा में रखा जाता है, ऐसे लोगों का भी अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भारतवर्ष है, जनतंत्र है और यहाँ पर सभी के विकास की बात की जाती है। तो दलित वर्ग भी महत्वपूर्ण होते हैं और इनका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। अगला आता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सामान्य पिछड़ा वर्ग में, मतलब ऐसे लोग जो ना तो बहुत निम्न स्तर के हैं और ना उच्च स्तर के, बीच में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को ओबीसी वर्ग में रखा जाता है। इन लोगों को जो है क्या समस्याएं हैं, उनका निराकरण किस प्रकार से किया जाएगा, इन लोगों की भी कैटेगरियां बनाई गई हैं, जैसे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो इन सब बातों का हम लोग ओबीसी वर्ग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अगला जो अध्ययन का बिंदु है वह है वोमेन एंड मिनॉरिटीज, मतलब महिलाएं एवं अल्पसंख्यक। इसके अंतर्गत हम लोग महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि महिलाओं की कौन सी समस्याएं हैं, उनका जो है किस प्रकार से सहयोग किया जाए, समाज की मुख्य धारा में उन्हें किस प्रकार से लाया जाए, उनके अधिकारों को किस प्रकार से उन्हें प्रदान किया जाए, और साथ ही साथ अल्पसंख्यक वर्ग को जो है कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों की समस्याओं का कैसे निराकरण किया जाए, कानून में क्या प्रावधान किए जाएं, कैसे कानून बनाया जाए, कैसे उनका फॉलोअप किया जाए जिससे इनकी स्थिति में सुधार। इन सब बातों का हम लोग अल्पसंख्यक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग जनसंख्या संबंधित अनेक कार्यों को, जनसंख्या संबंधी अनेक सिद्धांतों को, जैसे माल्थस का सिद्धांत, सैडलर का सिद्धांत, इन सिद्धांतों का हम लोग अध्ययन करेंगे और जनसंख्या संबंधी मुद्दों की भी हम चर्चा करेंगे। अब इसके पश्चात हम लोग आते हैं सेकेंड यूनिट पर, और सेकेंड यूनिट में कल्चर एंड एथनिक डाइवर्सिटी, अर्थात सांस्कृतिक एवं नजातीय विभिन्नताएं, कि हमारे भारतीय समाज में कौन कौन ऐसी विभिन्नताएं हैं जो अध्ययन करने योग्य हैं, उनका अध्ययन इस यूनिट में किया जाएगा। तो सबसे पहली जो विभिन्नता है वो भाषाई विभिन्नता है। ये कहा जाता है कि भारत में विभिन्नता में भी एकता है, तो भारत बहुत सारी विभिन्नताओं का एक अजायब घर है। तो सबसे पहली विभिन्नता है भाषाई विभिन्नता। तो भाषाई विभिन्नता का हम अध्ययन करेंगे, फिर जातिगत विभिन्नता का अध्ययन करेंगे, धार्मिक विभिन्नता का, धार्मिक विश्वासों का, सांप्रदायिक विश्वासों का अध्ययन करेंगे, क्षेत्रवाद का हम लोग अध्ययन करेंगे, और साथ साथ में सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। सांस्कृतिक विभिन्नताएं मतलब खाने पीने के तरीके, बोलचाल के तरीके, पहनने ओढ़ने के तरीके, इन सब का हम लोग सांस्कृतिक विभिन्नताओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब अगली यूनिट, थर्ड यूनिट में हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाओं के विषय में, कि कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो भारतीय समाज को स्थायित्व प्रदान करती हैं, भारतीय समाज को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। तो पहली जो संस्था है वो है कास्ट, जाति। भारत के संबंध में ये कहा जाता है कि भारत में बहुत सारी जातियां हैं, दुनिया में इतनी जातियां नहीं, इतने संप्रदाय या धर्म के लोग नहीं हैं जितने कि भारत में जातियों के लोग हैं। तो इस जो है बिंदु में हम लोग कास्ट का अध्ययन करेंगे, कास्ट से संबंधित जो अनेक सिद्धांत दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में कास्ट का क्या योगदान है, ये कास्ट जो है भारत की वृद्धि में या भारतीय समाज के विकास में किस प्रकार से सहायक और अवरोधक है, इन सभी बातों का हम लोग इस बिंदु में चर्चा करेंगे। अगला है मैरिज, विवाह। विवाह भी एक प्रमुख संस्था है, तो हम लोग विवाह की चर्चा करेंगे। विवाह में हिंदू धर्म के विवाह के प्रमुख प्रकार, मुस्लिम धर्म के विवाह, उनकी रीति रिवाजों का, उनके क्रियाकलापों का, उनके सांस्कृतिक प्रतिमानों का इत्यादि का हम लोग जो है विवाह के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिर अगला टॉपिक है धर्म। धर्म में हम लोग अध्ययन करेंगे
कि हिंदू धर्म की क्या विशेषताएं हैं, मुस्लिम धर्म की क्या विशेषताएं हैं, सिख धर्म की क्या विशेषताएं हैं, ईसाई धर्म की क्या विशेषताएं हैं। चूँकि इन सभी का अध्ययन करने का महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये सभी धर्म भारत में, चूँकि भारतवर्ष में अनेक प्रकार के धर्म के लोग निवास करते हैं, इसलिए धर्म के अध्ययन की अनिवार्यता यहाँ पर बन जाती हैं। तो हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के धर्म के व्यक्तियों, उनकी मान्यताओं, उनके प्रतिमानों, उनके जो है धार्मिक क्रियाकलापों का इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात अगला जो टॉपिक है वो है क्लास, वर्ग। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग समाज में स्थित विभिन्न वर्गों का अध्ययन करेंगे और उन वर्गों का क्या योगदान है समाज में, उन सब की चर्चा इस टॉपिक के अंतर्गत की जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। इस टॉपिक से लगभग सभी लोग परिचित होंगे, सभी लोग इस टॉपिक को भली प्रकार से जानते होंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति इस जो है परिवार नामक संस्था से अवश्य जुड़ा होता है। तो ये जो संयुक्त परिवार है, क्योंकि आज तो ये विघटित हो रहा है, एकाकी परिवार में तब्दील हो रहा है, लेकिन फिर भी संयुक्त परिवार की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। संयुक्त परिवार की अपनी कुछ ऐसी गाथाएं हैं जिनके आधार पर यह समाज को संगठित रखने का प्रयास करता है। व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए संयुक्त परिवार बहुत अच्छा माध्यम होता है, इसलिए संयुक्त परिवार को भी इस टॉपिक, इस यूनिट के अंतर्गत रखा गया है। अगला है डेमोक्रेसी, जनतंत्र। तो इस टॉपिक में हम लोग अध्ययन करते हैं जनतंत्र के बारे में। जनतंत्र किसे कहते हैं, जनतंत्र की परिभाषाएं क्यों है, जनतंत्र क्यों अनिवार्य है और जनतंत्र का देश के विकास में क्या योगदान होता है। अब हम लोग फोर्थ यूनिट की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है फोर्थ यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ यूनिट, इसको नाम दिया गया है कल्चर, मतलब संस्कृत। तो इसमें संस्कृति से संबंधी अनेक तथ्यों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो संस्कृति, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग संस्कृति के विभिन्न प्रारूपों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो एक विद्वान है आकबर्न महोदय। तो आकबर्न महोदय ने संस्कृति को दो भागों में बांट दिया। पहला मटेरियल कल्चर और दूसरा नॉन मटेरियल कल्चर, मतलब भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। इन्होंने जो भौतिक संस्कृति है इसको सभ्यता का उपनाम दिया और जो अभौतिक संस्कृति है इसको संस्कृति का ही नाम दिया। तो जो अभौतिक संस्कृति है ये अमूर्त होती है और इस टॉपिक में हम लोग मूर्त और अमूर्त संस्कृति का विभेद करते हुए इसमें अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि इन दोनों संस्कृतियों में आपसी संबंध क्या होते हैं, ये किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अगर इनमें भी कोई विकार आ जाता है तो इस विकार के कारण समाज में क्या परिवर्तन होता है। तो जो है यह संस्कृति के इस पार्ट के अंतर्गत अध्ययन का मुख्य विषय रहेगा। अगला है सांस्कृतिक प्रतिमान। संस्कृति को प्रभावित या निर्धारित करने वाली जो प्रमुख कारक हैं उन सभी कारकों का हम लोग सांस्कृतिक प्रतिमान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात जो अगला टॉपिक है वो है भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण, कि भारतीय समाज में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं और उन कारकों की वजह से हमारा समाज किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, वो सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है या नकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर वो नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है तो कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन से ऐसे कदम हैं जिनको उठाए जाने पर वह समाज पुनः हमारी ऐच्छिक दिशा की ओर मुड़ जाए। तो इन टॉपिक के अंतर्गत हम लोग समाज के परिवर्तन और उसके बदलते स्वरूप का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात
हम लोग राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्वों या राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाले जो भी तत्व हैं, राष्ट्रीय एकता को विच्छेदित करने वाले जो भी तत्व हैं या जो भी असामाजिक तत्व हैं, उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो वो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? पहला है क्षेत्रवाद, जिसके कारण हमारी राष्ट्रीय एकता बहुत ही प्रभावित हो जाती है। आज क्षेत्रवाद का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, तो हम लोग क्षेत्रवाद का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करता है। सांप्रदायिकता ये किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता को विच्छेदित करती है, राष्ट्र को तोड़ने का काम करती है। और साथ साथ में नक्सलवाद भी किस प्रकार से भारत की अस्मिता पर चोट करता है, लोगों को किस प्रकार से कुत्सित विचारों की ओर ढकेलने का प्रयास करता है। और साथ ही साथ एक टॉपिक और भी इसमें है जिस पर हम लोग अध्ययन करते हैं, और वो है आतंकवाद। आतंकवाद भी एक प्रमुख समस्या है आज के आधुनिक समाज की। तो हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत आतंकवाद के विषय में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन जो है आतंकवाद किस प्रकार से एक राष्ट्रीय समस्या ना होकर के एक विश्वव्यापी समस्या हो गई है, और इसके निराकरण के लिए हमें किस प्रकार से कदम उठाने चाहिए और किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, किस प्रकार से हम लोगों को जागरूक करें जिससे इस आतंकवाद की समस्या से निपटा जा सके। तो बच्चों, यह था समाजशास्त्र विषय का बीए पार्ट 1 का संपूर्ण सिलेबस। अब हम लोग आगे मिलते हैं, आगे की कक्षाओं में नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद।